and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए कुडान। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है जिसके मैं MCQs लेके आया हूँ, इनकम टैक्स हमारा सब्जेक्ट, और उस टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हम उसके MCQs डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के MCQs। सो द वेरी फर्स्ट MCQ इज लीना रिसीव्ड 30,000 as arrear of rent during the relevant previous year. The amount taxable under section 25A would be. अब लीना को कुछ पुराना कोई रेंट था, वो अब मिला, पिछले साल मिला। जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो कितना होगा? दोस्तों, जो भी हमें रेंट रिसीव होता है उस पे एक हमें डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको कहते हैं, अंडर सेक्शन 24। कितनी होती है? 30%। जो हमारा रेंट है, NAV जो होती है उसका 30% लेते हैं। तो जो उसको रेंट मिला 30,000, जो उसको रेंट मिला, जिसको रेंट है 30,000 का, अब इस पे हमें एक डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24। वो क्या होती है? 30% ऑफ NAV। और हम ये मान के चलते हैं कि NAV ही है, तो इसका 30% में छूट हो जाएगी। मतलब मैं कहूं 30,000 का 30% अगर मैं छूट देखूं तो वो होती है 9,000। तो इतनी तो हमें टैक्स में छूट मिलेगी। इसका मतलब बाकी का 21,000 उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा रेंट था, 21,000 है ये, क्योंकि ये वो रेंट था जो एरियर में था, ड्यू था। अगर आपको नहीं मिला था, इट मीन्स आपने उस पर टैक्स दिया भी नहीं है। लेकिन जिस साल ये आपको मिलेगा उस साल आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उसमें राहत की बात सिर्फ इतनी कि आपको एक डिडक्शन मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। कितनी है? जितना रेंट आपके पास है या जो भी आपकी NAV होगी उसका 30%। तो 30,000 का 30% हमने देखा कि वो बना 9,000। इसका मतलब उसको कितने पे टैक्स देना है? 21,000 की इनकम पे उसको टैक्स देना है। तो हमारा आंसर होना चाहिए B। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट टैक्सेबल अंडर द हेड। एक प्लॉट है, खाली प्लॉट, जिसपे कोई घर नहीं बना, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, एक खाली प्लॉट है। उस पे अगर आपको कोई रेंट आ रहा है, कोई किराया आ रहा है, तो किसकी इनकम मानी जाएगी? देखिए दोस्तों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान की इनकम, मकान का रेंट, एक शेड, एक कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डिंग, एक बंगलो, एक फ्लैट, कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर कोई शेड है, वहां से अगर आपको रेंट आता है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन एक खाली प्लॉट है जिसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, अगर वहां से आपको कोई रेंट आ रहा है तो वो रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में सीधा कहा गया है कि एक कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, एक मकान होना चाहिए, एक बंगलो, फ्लैट, कुछ भी, कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर शेड पड़ा है, वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन सकता है। लेकिन अगर एक खाली प्लॉट है जिसपे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में नहीं जाएगा। वो किस में जाएगा? वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज इन केस द लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी इज इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस, देन इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी। अब देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही यही होता है, उनका बिजनेस होता है मकान किराए पे देना। तो अगर किसी का ये काम है कि वो मकान किराए पे दे, इट मीन्स ये इसका क्या है? बिजनेस। और अगर उसका वो बिजनेस है तो वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन टैक्सेबल होगा। तो इन केस द लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी इज इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस, अगर प्रॉपर्टी का किराए पे देना किसी का मेन बिजनेस है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, किराए पे बिल्डिंग्स लेके लोगों को देते हैं, तो अगर उसका वो मेन बिजनेस है, देन इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी। तो उस प्रॉपर्टी की इनकम हम टैक्सेबल करेंगे किसमें? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, क्योंकि ये उसका बिजनेस है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं। इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, बिल्कुल। उसकी जो ये इनकम मानी जाएगी वो गिनी जाएगी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन के अंडर, क्योंकि ये उसके बिजनेस इनकम है, उसके बिजनेस का हिस्सा है, तो टैक्सेबल भी अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में वो टैक्सेबल होगी। कैपिटल गेन में नहीं होगी, क्योंकि कैपिटल गेन में आपको पता है कि हम जब कैपिटल एसेट को बेचते हैं उसमें होने वाला गेन कैपिटल गेन है, तो उसमें ये इनकम नहीं जाएगी, उसमें ये इनकम फॉल नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कंपोजिट रेंट ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या है? कंपोजिट रेंट मतलब बिल्डिंग के साथ, मकान के साथ आपने कोई फर्नीचर, कोई मशीनरी, एसेसरीज भी साथ में किराए पे दे दी। मकान का किराया 50,000, 10,000 आपने जो मशीनरी, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर या एसेसरीज दी, कुल मिलाकर ने 60,000 किराया लिया, ये आपका कंपोजिट रेंट है। तो कहा कंपोजिट रेंट ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड। किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या डी, ए और बी, अबाउट डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन कंडीशन। देखिए, अगर कंपोजिट रेंट है तो अगर वो उसके बिजनेस का ही एक हिस्सा है, किराए पे देना है, तो वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में भी आ सकता है। और अगर उसके बिजनेस का हिस्सा नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो इसका आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए? डी, यानी ए और बी, अबाउट डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो वो बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में भी जा सकता है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी जा सकता है। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, in which of the following cases the annual value of the house taken to be nil? किस केस में किसी मकान की जो एनुअल वैल्यू उसको हम नील लेते हैं? ए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, बी, वैकेंसी फॉर द होल पीरियड, सी, इफ द एसएससी होल्ड्स 3 हाउस प्रॉपर्टीज, और डी, बोथ ए एंड बी बट नॉट सी। देखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस वो होता है, वो मकान जिसमें आप खुद रहते हो। वैकेंसी फॉर द होल पीरियड, वैकेंसी मतलब ऐसा मकान जिसमें आपका किराए पे लगा ही नहीं, पूरे साल खाली रहा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी हम वैल्यू क्या मानते हैं? नील। और अगर आपका मकान पूरे साल खाली रहा है तो उसमें भी उसकी जो हम एनुअल वैल्यू है वो क्या लेते हैं? नील। तो दोनों ही केस हो सकते हैं, इसलिए आपका आंसर रहेगा डी, बोथ ए एंड बी बट नॉट सी। सी नहीं, क्योंकि अगर आपके पास एक से ज़्यादा मकान है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक आपका वैकेंट है, तो जो तीसरा मकान होगा उसको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि वो किराए पे दिया हुआ, बेशक आपने नहीं किराए पे दिया, लेकिन टैक्स आपको देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। अगर आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी आप उसमें खुद रहते हो, तो जो म्युनिसिपल टैक्स है वो कहाँ से कटेगा? डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स इज ए, अवेलेबल इफ पेड बाय द ओनर, कि म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन आपको मिल सकती है कि अगर ओनर ने पे किया हो। नॉट अवेलेबल इफ पेड बाय द टेनेंट, अगर टेनेंट ने पे किया तो आपको डिडक्शन जो म्युनिसिपल टैक्स की नहीं मिलेगी। सी, अवेलेबल इफ टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, अगर आपका टैक्स आपकी सोर्स ऑफ इनकम से ही कट गया है तब भी अवेलेबल है। डी, नो डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स पेड। आंसर इसका रहेगा डी, नो डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। क्यों? क्योंकि अगर मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी जो एनुअल वैल्यू है वो क्या होती है? एनुअल वैल्यू उसकी क्या होती है? वो होती है नील। तो अगर नील है तो नील में से हम क्या ही टैक्स माइनस करेंगे, क्योंकि जब मकान की एनुअल वैल्यू ही नील है तो म्युनिसिपल टैक्स उसमें से हम डिडक्ट नहीं कर सकते। तो याद रखोगे कि नो डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स पेड, क्योंकि मकान की ऐसा मकान जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी जो एनुअल वैल्यू है वो हम क्या लेके चलते हैं? नील। तो म्युनिसिपल टैक्स हमेशा एनुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं, क्योंकि इसकी एनुअल वैल्यू ही नील है, क्योंकि आपको कोई रेंट नहीं आ रहा। तो म्युनिसिपल टैक्स की जिसकी जो डिडक्शन है म्युनिसिपल टैक्स की, वो इसमें अलाउ नहीं होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। नेक्स्ट इज, म्युनिसिपल टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू शुड बी। जो टैक्स हम म्युनिसिपल टैक्स हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू से डिडक्ट करते हैं शुड बी। ऑप्शंस क्या हैं? पेड बाय टेनेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो तब डिडक्ट करते हैं जब टेनेंट मतलब किराएदार ने पे किया है। बी,
पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तब डिडक्ट करते हैं जब ओनर ने पे किया हो। सी एक्रूड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यू हो चुका हो प्रीवियस ईयर में। और डी नन ऑफ द अबव। याद रखना म्यूनिसिपल टैक्स की जो डिडक्शन है ये कब अवेलेबल है, दो सिचुएशंस में। पहली, एक तो होना चाहिए पेड बाय ओनर, अगर ओनर ने पे किया है तब ये डिडक्शन मिलेगी, किराएदार पे कर रहा है तब नहीं। और वट एवर अमाउंट इज पेड, वट एवर अमाउंट इज पेड, जो अमाउंट पे किया गया है उस पर डिडक्शन मिलेगी। मान लो 10,000 का म्यूनिसिपल टैक्स था, आपने 6,000 पे किया तो आपको टैक्स में जो छूट है वो भी उतनी ही मिलेगी जितना पे किया, यानी 6,000। आई होप ये आपको क्लियर है। तो इसका आंसर रहेगा पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, की ओनर ने अगर प्रीवियस ईयर में पे किया है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एक्स इज ए मेंबर ऑफ हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हु इज द ओनर ऑफ द फ्लैट कंस्ट्रक्टेड बाय इट। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसने कुछ फ्लैट्स बनाए और एक्स उसका मेंबर है। वन ऑफ द फ्लैट इज अलॉटेड टू वाई, इसमें से वाई को एक जो फ्लैट है वो दे दिया गया। द इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल। अब ये जो इसकी इनकम है ये टैक्सेबल होगी, किसको इस पे टैक्स लगेगा? देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके फ्लैट्स हैं, उस फ्लैट को किसी एसएससी को उन्होंने अलॉट कर दिया। उस केस में याद रखो कि जिसको अलॉट किया गया बेशक वो उसका ओनर नहीं है, लेकिन उसको डीम टू बी द ओनर माना जाएगा, उसको ओनर माना जाएगा, तो टैक्स भी उसको दिया जाएगा, टैक्स भी वो लेगा जो इसका ओनर डीम टू बी ओनर माना गया। तो इस केस में उसने कहा कि किसको टैक्स लगेगा? ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, बी वाई एज डीम्ड ओनर, सी 50% द हैंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड 50% द हैंड्स ऑफ एक्स, और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों याद रखो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने फ्लैट बना लिया, फ्लैट दे दिया किसी XYZ किसी को भी, उस केस में ओनर कौन माना जाएगा? जिसको फ्लैट दिया गया, यानी जो अलॉटी होगा उसको डीम टू बी ओनर माना जाएगा कि उसका ओनर है और उसी को उस पर टैक्स देना पड़ेगा जो भी वो रेंट रिसीव कर रहा है। सो बी इज द राइट आंसर। जस्ट ए सेकेंड, बी इज द राइट आंसर, वाई एज डीम्ड ओनर, तो उसको डीम्ड ओनर मानकर उससे ही टैक्स वसूला जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए हैज टू हाउस प्रॉपर्टीज। ए के पास दो मकान हैं, बोथ आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। द एनुअल वैल्यू ऑफ, उनकी जो एनुअल वैल्यू है ए, बोथ हाउस शैल बी नील, दोनों की एनुअल वैल्यू नील होगी। वन हाउस शैल बी नील, एक की नील होगी। सी नो हाउस शैल बी नील, किसी की भी नील नहीं होगी। डी बोथ हाउस शैल बी डिटरमिन्ड एज इफ दे आर लेट, दोनों को ये मान के चला जाएगा कि दोनों किराए पे दिए। अगर किसी के पास एक से ज़्यादा मकान हैं, दो मकान हैं, तो एक मकान की वैल्यू क्या मानी जाएगी? नील। दूसरा डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा, बेशक आपने खाली भी रखा होगा लेकिन तब भी उसको डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। तो दो प्रॉपर्टीज हैं, एक मकान की वैल्यू जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो क्या मानी जाएगी? नील मानी जाएगी, सिर्फ एक मकान का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज अनरियलाइज्ड रेंट। सबसे पहले अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? अनरियलाइज्ड रेंट वो है जो आपको किराएदार से नहीं मिला, किराएदार ने आपको रेंट नहीं दिया, किराएदार ने रह तो लिया लेकिन रेंट देने में आनाकानी कर दी, नहीं दिया रेंट, उसको कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। कहाँ से डिडक्ट करते हैं? अनरियलाइज्ड रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम, कहाँ से डिडक्ट करेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, इनकम फ्रॉम हेड हाउस प्रॉपर्टी या नन ऑफ द अबव। तो याद रखना है कि जो अनरियलाइज्ड रेंट यानी ऐसा रेंट जो आपको रिकवर नहीं हुआ वो कहाँ से डिडक्ट करते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, ना कि नेट एनुअल वैल्यू से। याद रखना है कि जब हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू को फेयर रेंटल वैल्यू के साथ विच एवरेज हाई, फिर उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ विच एवरेज रेट, फिर उसको एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करते हैं। तो जब एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करते हैं तब उसमें से हम ये जो अनरियलाइज्ड रेंट है माइनस करते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगी उसमें से ऐसा रेंट जो आपको, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू साल की वैल्यू, लेकिन कुछ रेंट अगर अनराइज है यानी कुछ महीने आपको रेंट नहीं मिला, तो क्योंकि एनुअल के निकाल रहे हैं लेकिन आपको कुछ महीने का रेंट नहीं मिला है तो आप उसमें से डिडक्ट कर लो, जितनी वैल्यू ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी अनराइज्ड रेंट माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी उसके बाद आगे आपने म्यूनसिपल टैक्स वगैरह जो माइनस करना है, जो आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ, तो वो स्टेप उसके बाद होंगे। फिलहाल अनराइज्ड रेंट कहाँ से माइनस होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। नेट एनुअल वैल्यू से हम क्या माइनस करते हैं? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। जो दो डिडक्शंस बताई थी मैंने, एक थी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी और दूसरा इंटरेस्टल लोन, जो कि अगर मकान आपने कोई मकान खरीदने के लिए उसके कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट आपने दिया है वो डिडक्शन आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डिडक्शन आर एप्लीकेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी
डिडक्शन जो है अवेलेबल है, वो डिडक्शन मैंने अभी बता दिया अंडर सेक्शन 24। इसके अंदर 2 डिडक्शन थी, क्या थी? एक तो 30% ऑफ NAV, इसके अंदर 2 डिडक्शंस आती हैं, एक 30% और दूसरी कौन सी थी? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन लोन किसके लिए लिया होना चाहिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी या फिर परचेज फॉर द परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई मकान खरीदना है या उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए आपने लोन लिया, उस पर जो इंटरेस्ट दिया वो आपकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में फॉल कर जाएगा। क्लियर हो गया ये? चलिए जी, नेक्स्ट इज इफ एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज नील देन विच डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 24। अगर किसी मकान की एनुअल वैल्यू नील है तो इसमें से कौन सी डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 24 में आएगी? पहला, इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन रिलेटेड टू द हाउस प्रॉपर्टी, नो एनी डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन नहीं, बोथ अबव, नन ऑफ द अबव। दोस्तों, अगर किसी मकान की एनुअल वैल्यू यानी नेट एनुअल वैल्यू नील है, किस केस में होता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड में, या अगर मकान आपका पूरा साल खाली रहा तो NAV नील है। तो इसके अंदर मैंने कहा था डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 2 डिडक्शंस आती हैं। अभी मैंने इससे पहले वाले MCQ में बताया। एक तो क्या था? 30% ऑफ NAV। भाई 30% ऑफ NAV, जिसकी NAV ही नील है तो उसका 30% तो नील ही आना है, इसका मतलब वो डिडक्शन तो आ ही नहीं सकती। तो दूसरी डिडक्शन क्या थी? इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने मकान खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लोन ले रखा है, उस पर जो इंटरेस्ट है वो डिडक्शन आपको मिल जाएगी। सो ए इज द राइट आंसर, यानी इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन, जो लोन आपने बोरो किया रिलेटेड टू द हाउस प्रॉपर्टी, मकान से रिलेटेड। याद रखना यह है कि जो लोन है उस पर डिडक्शन, उसके इंटरेस्ट पर डिडक्शन तब मिलेगी जब आपने वो लोन मकान खरीदने के लिए या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द टर्म हाउस प्रॉपर्टी, ये टीम नहीं है, ये टर्म है। द टर्म हाउस प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगा? बिल्डिंग, लैंड अपार्टमेंट देयर टू, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग के साथ लैंड अपार्टमेंट देयर टू ये भी इंक्लूड होगा। लैंड अपार्टमेंट देयर टू का मतलब हो गया कि एक बिल्डिंग है, उसके आगे आपका लॉन हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है, पोर्च हो सकती है। तो जब हम बिल्डिंग के किराए की बात करते हैं तो उसमें वो चीज़ें भी आती हैं, लॉन भी आ जाता है, स्विमिंग पूल भी आ जाता है, पोर्च का एरिया भी आ जाता है। तो जो भी स्पेस होगा बाउंड्री वॉल के अंदर, वो भी मकान के किराए के साथ ही जुड़ेगा, उसका अलग से किराया नहीं होगा। तो इसलिए बिल्डिंग और बिल्डिंग के साथ जो आपका लॉन, पोर्च वगैरह जो भी एरिया है या स्विमिंग पूल है वो भी आ जाता है। इसलिए बोथ ए एंड बी इसका आंसर रहेगा। कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। एक हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनानी है। म्युनिसिपल वैल्यू दी है 80,000, फेयर रेंटल वैल्यू दी है 90,000, एक्चुअल रेंट रिसीव दिया है 72,000। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितनी है? 80,000। फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है? 90,000। और एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट इज 72,000। सबसे पहले हमें इन दोनों को कंपेयर करना, विच एवर इज हाई फिर एक्चुअल रेंट, तो सीधा ही हम कर लेते हैं विच एवर इज हाई। इन तीनों में से जो सबसे बड़ी होगी वही आपकी क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो बड़ी कौन सी है? 90,000। सो 90,000 इज द राइट आंसर। जब हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो विच एवर इज लेस तब करते हैं, अदरवाइज हमें क्या लेना होता है? विच एवर इज हाई, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो वही आपकी क्या होगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट, इफ द म्युनिसिपल टैक्स इज ड्यू बट नॉट पेड, दैट केस देन डिडक्शन, इन दैट केस डिडक्शन शैल बी। अगर म्युनिसिपल टैक्स ड्यू और पे नहीं किया गया, आज के ही MCQ में बताया, म्युनिसिपल टैक्स की क्या थी? 2 कंडीशनें, पेड बाय ओनर, एक तो ओनर ने पे किया तो डिडक्शन आपको छूट मिलेगी, और दूसरा जितना अमाउंट आपने पे किया है, अगर आपने कुछ भी पे नहीं किया तो आपको जो म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी। तो इफ़ द म्युनिसिपल टैक्स इज ड्यू, मतलब क्या? आपने पे नहीं किया, अगर आपने पे नहीं किया तो आपको डिडक्शन जो है टैक्स की, म्युनिसिपल टैक्स की नहीं मिलेगी। तो इन दैट केस डिडक्शन शैल बी अलाउड, इज नॉट अलाउड, मे बी अलाउड, मे नॉट बी अलाउड, इज नॉट अलाउड। अगर आपका ड्यू है, आपने पे नहीं किया, तो म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो ये थे आज के MCQs। नेक्स्ट टॉपिक जो है MCQs लेके जो मैं आऊँगा वो होगा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। उसमें हम उनके MCQs करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, धीरे धीरे मैं सारे लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट MCQ बहुत जल्द लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।